यूनिट्स, तो उसमें से जो 2 यूनिट है वो मैथमेटिक्स का भी है, क्योंकि पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड है, सामान्य अभिक्षमता। तो जनरल एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है कि जिसमें सब कुछ इंटरमिंगल हो, सब कुछ मिक्स्ड हो। उसमें आपको टीचिंग भी करना होता है, उसमें आपको रिसर्च भी करना होता है, उसमें आपको पर्यावरण से संबंधित बातें यानी इन्वायरमेंट भी करना होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड भी टर्मिनोलॉजीज करनी होती है, और मैथमेटिक्स भी जो है वो भी इसका हिस्सा होता है। इसलिए इसका नाम ही है जनरल एप्टीट्यूड। इसलिए इसका नाम क्या है? जनरल एप्टीट्यूड, है ना। सुमन मैम पूछ रही है कि सिलेबस बदला है क्या? मैम, एनटीए कुछ ना कुछ बदलाव हर बार करता है। जितने भी साइकिल होते हैं, यानी अभी जैसे हमारा जून वाला साइकिल हुआ, तो दिसंबर में कुछ ना कुछ बदलाव हर बार ही होता है। बट दिक्कत ये आती है कि ये लोग रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं करते। एक होता है ना कि रिटर्न में बदलाव कर देते हैं भाई, ये चीजें ये लोग रिटर्न में कुछ नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड होती है। इसलिए आप देखते हो कि हर बार कुछ ना कुछ नया पैटर्न, नया क्वेश्चन वो निकल करके सामने आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिलेबस जो है वो हर साइकिल में, जितने भी साइकिल होते हैं, जून, दिसंबर, फिर अगला जून, तो कुछ ना कुछ सिलेबस में वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका यही है कि जो ट्रेंडिंग जो चीजें हैं वो आप कवर करते रहिए। जैसे जितने भी यूनिट्स हैं ना, जैसे अब टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर कुछ नया पेडागोजी आया है, कुछ नए सॉफ्टवेयर आए हैं, कुछ नया टूल टेक्निक आया है, तो आप उसको साथ के साथ कवर कर लीजिए। ऐसे ही रिसर्च में, कम्युनिकेशन में, तो मिला जुला के आप अपना रेलिवेंस आपको बना के रखना है। जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें जो भी नई बातें हैं, जो नए का मतलब है जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो ट्रेंडिंग कंटेंट है, सारे यूनिट्स में वो एड ऑन, आप कह लीजिए कि नेचुरली वो एड ऑन हो जाता है। चाहे एनटीए उसको ऑफिशियली उसको एड ऑन करे ना करे, बट ये मान के हम चलते हैं कि जो भी ट्रेंडिंग चीजें हैं जितनी भी, चाहे वो टीचिंग से हो, रिसर्च से हो, कम्युनिकेशन से हो, या कंप्यूटर से हो, या पर्यावरण, या उच्च शिक्षा, या, है ना, मैथमेटिक्स, तो ट्रेंडिंग जो भी चीजें हैं वो सब आप मान के चलिए कि आपका एड ऑन होता रहता है। तो वो आपको एक अंडरस्टूड है, तो वो चीज आपको मतलब करते हुए चलना है। ठीक है। बाकी अपडेटेड सिलेबस एक बार मैं भेज दूंगा। बहुत कुछ बदला है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि पिछले लास्ट ईयर और इस ईयर में बहुत कुछ बदल गया है। आप क्वेश्चन पेपर ही रिव्यू करने जाएंगे तो 2022 का पेपर, 2023 का पेपर और 2025 के पेपर को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अंतर आ गया। 2020 का, 17 का, यानी बहुत सारे वेरिएशंस आ गए। पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता था, डायरेक्ट फुल फॉर्म आ जाता था, लेकिन अब तो मतलब 50 का 50 क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको थिंक एंड आंसर टाइप ऑफ, थिंक एंड आंसर मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, फिर उसको आप विचार करेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, तब जाके आपको लगेगा भाई ये आंसर हो सकता है। तो 50 के 50 क्वेश्चन जो पेपर 1 के आते हैं वो सारे के सारे थिंक एंड आंसर, पहले आपको पढ़ना होगा, फिर आप सोचिएगा तब आंसर करिएगा। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आने का जमाना खत्म हो गया कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता था कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चेयरमैन कौन है, या इस तरह से 10+2+3 का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अब बहुत कम देखने को मिलते हैं, है ना। तो जो भी है, जो अपडेटेड हमारा सिलेबस है उसी के हिसाब से मैं आपको क्लास करवाता हूँ, है ना। तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, ये 1 घंटे आपके लिए पेपर 1 में पर्याप्त होने वाले, मोर देन एनफ है। आप अगर क्लास को डेली 1 घंटे सुन लेते हो, क्लास को डेली 1 घंटा आप कर लेंगे ना, तो ये आपके लिए मोर देन एनफ होगा। बशर्ते इस क्लास के साथ साथ आप क्वेश्चन पेपर भी करते हुए चलिए। आपके पास पीडीएफ है, मैं भेज दूंगा, फिर से कई बार भेजा हुआ है, जो हमारा प्रीवियस ईयर का सॉल्व्ड पेपर है, जो जिसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों है। तो वो आप पिछले 2 साल, 4 साल, 5 साल, यानी अपने क्षमता के हिसाब से, जो आपका पोटेंशियल, जो आपकी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से लास्ट 3 और 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर अगर आप करते हैं इस क्लास के साथ साथ, तो पेपर 1 के लिए वो मोर देन एनफ साबित होगा। ठीक है। तो गाइज, आज से हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग का श्री गणेश कर रहे हैं। बहुत बड़ा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमारा ये यूनिट होता है ना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये हमारा यूनिट है, जिसको हम मैथमेटिकल रीजनिंग कहते हैं। तो गाइज, आपको स्क्रीन भी नजर आ रहा होगा, एक बार सारे ग्रुप पे प्लीज लिख दीजिएगा, क्लास हैज स्टार्टेड, क्लास शुरू हो गया, ऐसा करके प्लीज एक बार अपडेट डाल दीजिएगा ताकि सब लोग आ जाए। तो गाइज, मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन है, देखिए
कई सारे थियोरेटिकल यूनिट्स हैं जो रटे रटाए हैं, जिसको आप हर दिन पढ़ते हो, हर दिन सुनते हो, तो कई बार उसमें मजा नहीं आता। पर गाइज रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा यूनिट है ना, जिसमें आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखोगे, जिसमें आप हर दिन कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करोगे अपने वैल्यूज में, अपने नॉलेज में। अभी हम डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हर दिन कुछ नया आपको डेटा मिलेगा, हर दिन कुछ नया नया मैथमेटिक्स आप सीखेंगे। रीजनिंग में भी गाइज आप हर दिन कुछ नया करोगे, तो बहुत मजा आता है, क्योंकि जब हम नई चीजों को सीखते हैं, नई चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, शामिल करते हैं, तो अलग ही आनंद आता है। तो ऐसे में गाइज आज से हम लोग इसको श्री गणेश कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं रीजनिंग में, करीब 10 चैप्टर्स हैं जो हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। उस रीजनिंग में हमारे पास कम से कम 10 चैप्टर्स हैं, उससे ज्यादा हैं, कम नहीं है, 10 तो खैर है ही। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन तो टाइम टेकिंग है, बट इतना है कि गाइज आप बहुत कुछ सीखेंगे, आप बहुत कुछ सीखोगे, है ना। और हमारा 10-12 क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ 50। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन आपका रीजनिंग, मैथ और डीआई से रहेगा। तो आप ऐसी स्थिति में आ जाए कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर लें। आप ऐसी स्थिति में आ जाएं कि मैथ्स और डीआई, जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट इंडिया के जो बैठते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में जो अपीयर होते हैं, वो मैक्सिमम इसको छोड़कर आते हैं, मैक्सिमम उसको छोड़कर आते हैं। लेकिन आप ऐसी स्थिति में ना रहें, आप सारे क्वेश्चंस को करें, तो वही हमारा मेन मोटिव। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैथ्स का क्लास है और बहुत दिनों बाद मैथ्स आप करेंगे, तो अपने पास पेन और पेपर रखें। आप पेन और पेपर जरूर रखिए अपने पास, क्योंकि कुछ चीजें आपको नोट करनी पड़ सकती है, सॉल्व करना, तो पेन और पेपर आपको अपने साथ रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, मैं एक बार कुछ तो मैंने बताया था, बट मैं थोड़ा रिकॉल आपको करा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आज जो हमारा जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत मजेदार है, और हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारे नित्य प्रतिदिन हम इसको यूज करते हैं। हमारा जीवन बिना कैलेंडर के, बिना डेट और डेज और मंथ के नहीं चल सकता। आप अपने दिनचर्या में एक दिन खाना भूल सकते हो, एक दिन सोना भूल सकते हो, एक दिन जिम जाना, रनिंग करना, जो भी आप अपने लाइफ में करते हो वो आप छोड़ सकते हो, लेकिन कैलेंडर नहीं छोड़ सकते, कैलेंडर स्किप नहीं कर सकते। क्योंकि आज अगर मंगलवार है तो कल बुधवार होगा ही, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। अभी अगर 10:20 हो रहा है तो अगले मिनट 10:21 होगा ही होगा। मतलब कैलेंडर को हम लोग अपने लाइफ से हटा नहीं सकते। हमें ये डिसिप्लिन में रखता है, हमें एक अनुशासन में रखने में कैलेंडर की बड़ी भूमिका है, क्रूशियल रोल है। अगर कैलेंडर नहीं होता तो हमारा लाइफ इतना यूनिफॉर्मिटी के साथ नहीं चलता, इतना यूनिफॉर्म वे में नहीं चलता, इतना इतना अनुशासन के साथ हम नहीं चलते। पूरा एक सिस्टम है, चाहे आप कॉलेज जाते हो, चाहे एग्जाम देते हो, सबका एक सिस्टम है कि भाई फला तारीख से एग्जाम है, फला दिन, शनिवार, रविवार, गणेश चतुर्थी, बकरीद, ईस्टर, नवरात्रि, तो पूरा एक कैलेंडर है गाइस। आप देखते हो साल स्टार्ट होता नहीं है कि कैलेंडर पहले आ जाता है। 2026 का कैलेंडर आ गया मार्केट में, 2025 खत्म हुआ नहीं कि 2026 का कैलेंडर पहले ही आ गया। अभी से लोग देख रहे हैं भाई 26 में कौन कौन से डेट पे छुट्टी है, कौन कौन से डेट पे सैटरडेज है, कौन कौन से डेज पे नेशनल हॉलीडे है। तो कैलेंडर का जो रोल है वो बड़ा ही क्रूशियल है हमारे लाइफ में, जिसको हम लोग एक इंग्लिश में टर्म भी है, इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस। इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते अपने लाइफ से, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो हमारे लाइफ के साथ साथ ही चलेगा, है ना। तो ऐसा है कैलेंडर, और इसमें बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आपको सीखना है कि आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कैसे आप किसी भी डेट को पता लगा लो, किसी भी दिन का पता लगा लो, तो उसका आपको इसमें सिखाऊंगा मैं। बहुत ही नई बातें आपको पता लगेंगी इसमें। तो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जब हम लोग कैलेंडर में आते हैं तो इसमें सारा खेल डेज और डेट का है, यानी दिन और तिथि। डेट और डे यानी दिन और तिथि। आज आज दिन मंगलवार है और तिथि 2 सितंबर का है। सारा खेल इसी का है कि कौन सा दिन और कौन सी तिथि, कौन सा डेट और कौन सा डे। तो दो तरह के ईयर होते हैं, आप सभी को पता है गाइस कि दो तरह के ईयर है, एक होता है जनरल ईयर, एक होता है लीप ईयर। दोनों में अंतर बस एक दिन का ही है, एक दिन ज्यादा होता है लीप ईयर में। क्योंकि लीप ईयर जो है ना वो गाइस एक दिन ज्यादा, मतलब 366 366 डेज का होता है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो लीप ईयर होता है वो 366 का होता है। जबकि जो सामान्य वर्ष है, जो जनरल ईयर है ना, वो 365 का ही होता है। ऐसा क्यों है?
इसका रीजन, इसके पीछे का साइंस भी मैंने आपको बताया था। इसके पीछे का साइंस ये कि एक साल में, वैसे तो बोलचाल की भाषा में, वैसे तो कॉलोक्वली बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि एक साल में 365 यानी 365 डेज आर देयर। लेकिन गाइस इन रियलिटी जो एक साल में नंबर ऑफ डेज है ना, वो 365 दिन और 6 घंटे ऐसा होता है। क्योंकि 6 घंटा बहुत छोटा है 365 के सामने, 365 डेज के सामने 6 घंटा बहुत छोटा है, इसलिए वो नेग्लिजिबल हो जाता है, वो लोग इग्नोर कर देते हैं। बट गाइस पेन पेपर पे तो वो लिखोगे ना, पेन पेपर पे तो वो लिखोगे कि एक साल में 365 डेज एंड 6 आवर, 6 घंटे अतिरिक्त होते हैं। तो ऐसे में गाइस एक साल में 6 घंटा, 2 साल में 12 घंटे, 3 साल में 6 तिया 18 और 4 साल में 6 चौका 24, 6 4 जा 24, यानी पूरे 4 साल में एक दिन अतिरिक्त होता है। अगर एक साल में 6 दिन आपका एक्स्ट्रा, 6 घंटा एक्स्ट्रा है, यदि एक साल में 6 घंटा आपका एक्स्ट्रा हो गया तो 2 साल में 6 दूनी 12 घंटा एक्स्ट्रा, 3 साल में 18 घंटा और 4 साल में पूरा एक दिन, यानी 6 चौका 24। यही कारण है गाइस कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद, यानी आफ्टर एवरी 4 ईयर 1 डे इज एडेड। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रत्येक 4 साल के बाद जो वर्ष है ना, वो 366 का हो जाता है, ना कि 365 का। और फिर नॉर्मल जो ईयर्स हैं वो तो 365 का ही चलेगा। बट 4-4 साल के बाद, जैसे अभी लास्ट ईयर बीता हमारा 2024, तो 2024 में आपने नोटिस किया होगा कि फरवरी 29 का था। बाकी जैसे इस साल तो फरवरी 28 का ही है, अगले साल भी 28 का है, उसके बाद भी अब अगला जो 2028 आएगा, यानी 24 के बाद 4 साल जोड़िए, 24 4 28, तो अगला जो 2028 आएगा ना, उसमें भी फरवरी 29 का होगा। फिर 28 में 4 जोड़िए 32, तो 2032 जब आएगा 2032 में भी गाइस फरवरी 29 का होगा। तो ये सिस्टम चलता है। इसके पीछे का साइंस ये है कि एक साल में 6 घंटा एक्स्ट्रा है, तो उस 6 घंटे को कहीं तो मैनेज करिएगा ना, ऐसे तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो इस तरह से मैनेज होता है, प्रत्येक 4 साल में पूरा एक दिन बन जाता है। 6 6 6 6 6, तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, तो 4 साल में पूरा एक घंटा, एक दिन, 24 आवर मतलब एक दिन बन जाता है। तो ये एक्स्ट्रा है। तो ये लीप ईयर आप सब लोग जानते हैं। इसको पता करने का जो मैंने आपको तरीका भी बताया था, जैसे आप में से कई लोग ये सोचते हैं कि भाई कैसे पता करें, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट दिस ईयर इज लीप और नॉट, दिस ईयर इज लीप और जनरल। उसको जानने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि कोई भी ईयर है, जैसे मान लीजिए ये वर्ष 2025 चल रहा है, 2025 इज गोइंग ऑन, तो गाइस किसी भी वर्ष का जो अंतिम 2 डिजिट है, जैसे 2025 का लास्ट 2 डिजिट क्या है 25, तो 25 को उठाइए 4 से भाग दीजिए, अगर कट गया, कंप्लीटली कट गया, तो बोलिए लीप ईयर, कंप्लीटली नहीं कटा तो भैया सामान्य। ऐसे ही मान लीजिए 2024, तो 24 का लास्ट 2 डिजिट उठाओ 24, 24 को 4 से भाग दो, यदि कंप्लीटली कट गया, जैसे 4 6 24 कट गया, 0 आया, कट गया ना, तो कटा मतलब लीप ईयर, नहीं कटा तो सामान्य में फेंकिए उसको। ऐसे ही जो आने वाला वर्ष है 3 महीना बाद 2026, कोई आपसे पूछे कि 2026 क्या है, जनरल है कि लीप है, तो आप क्या करेंगे, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं 2026 का, जो 26 है 26, उसको उठाइए 4 से भाग दीजिए, देखिए नहीं कट रहा है, कंप्लीटली नहीं जा रहा, 4 6 24 नहीं जा रहा कंप्लीटली, तो क्या बोलिएगा, सामान्य वर्ष। यही है इसका मतलब कि आपसे कोई भी पूछे सुबह के 7 बजे, दोपहर के 12 बजे, रात के 3 बजे, आज पूछे, कल पूछे, परसों पूछे, कभी भी पूछे, तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आंसर कर सकते हो इस ट्रिक से। कोई आपसे पूछ दे बताओ 2049 या 1947 जब देश आजाद हुआ, 1947, या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ 1950, बताओ वो कौन सा ईयर था, जनरल था कि लीप था, 1947। तो आप क्या करिएगा, लास्ट 2 डिजिट को उठाइए, 1947 का लास्ट 2 डिजिट क्या है 47, 47 को 4 से भाग दो, देखो नहीं कटेगा। 4 का टेबल तो सबको आता है, ये तो सबको आता होगा 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 से लेकर 4 10 जा 40 तक, एवरीबडी नो द टेबल ऑफ 4। तो गाइस 4 को 47 से काटो ना, देखो नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो जनरल है, कहानी खत्म हो गई। ऐसे ही 1950 जब जिस ईयर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेशन हुआ, तो 1950 में 50 को उठाओ 4 से भाग दो, कटेगा क्या, बताइए, 50 4 से जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं सर। नहीं जाएगा, 50 4 से नहीं जाएगा। आप टेबल कर सकते हो पेन पेपर पे भी, तो नहीं जाएगा तो क्या हुआ, जनरल ईयर हो गया, है ना। तो ये सिंपल सा फंडा है, ये सिंपल सा फंडा है कि किसी भी ईयर को आप मतलब देन एंड देयर
फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बता सकते हो कि भैया ये लीप है कि जनरल है। एक बात। दूसरी बात गाइस ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई जनरल ईयर है, जनरल ईयर मतलब 365 दिन वाला हिसाब किताब जिसमें होता है, तो उसमें हमेशा याद रखिएगा एक साइंस इसके पीछे कि सामान्य वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है और साल का जो अंतिम दिन है, फर्स्ट डे और लास्ट डे, वो सेम होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल लेट से कि 2025 में, अभी चल रहा है 2025, ये एक सामान्य यानी जनरल ईयर है क्योंकि 25 4 से नहीं कटता। तो मान लो कि 2025 में यदि पहला दिन अगर सोमवार है, 2025 में यदि पहला दिन सोमवार है तो लास्ट डे यानी 31 ऑफ दिसंबर भी क्या होगा, मंडे ही होगा, दिन में चेंज नहीं होंगे। यदि 2025 में 1 जनवरी को संडे है तो अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2025 भी संडे ही होगा। यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि सामान्य वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन सेम होगा। मान लीजिए 2021, बताइए 2021 क्या था, जनरल था कि लीप था? 2021 क्या था, जनरल था या जनरल सर? जनरल था ना। हाँ, क्योंकि गाइस 21 4 से नहीं कटेगा, देख लो आप। 2021 का जो 21 है उसको 4 से डिवाइड करो, देखो नहीं कटेगा, 4 पंचे 20, तो नहीं कटा मतलब जनरल, कहानी खत्म है। कट जाता तो लीप। तो 21 मान लीजिए जनरल ईयर है, तो 2021 का अगर पहला दिन मान लीजिए मंगलवार है, यानी 1 जनवरी 2021 को अगर मंगलवार है तो उस साल अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर भी ट्यूसडे ही होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। देखो स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे लिखा है 1 दिसंबर, 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर सेम डे जनरल ईयर में, यानी पहला दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होता है, सेम होता है। कब? जब जनरल हो। लीप ईयर में गाइस थोड़ा सा चेंज कर देंगे क्योंकि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा है, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा है ना, तो इसलिए लीप ईयर में +1 कर देते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी 2024 बीता, 2024 अभी लास्ट ईयर बीता, तो 2024 का मान लीजिए पहला दिन अगर सोमवार है, 2024 का पहला दिन मान लेते हैं कि मंडे है, तो लास्ट डे क्या हो जाएगा, मंडे ना होके मंडे +1 यानी ट्यूसडे आप बोलोगे। इतनी सी कहानी है। बाकी जनरल और लीप पहचानना आपको आ गया। अगर कोई वर्ष मान लो कोई रैंडम आपको बोल दे और ये ना बताए कि ये जनरल है कि लीप है, तो आप रैंडम भी बता सकते हो। अगर मान लो मैं जैसे रैंडम पूछता हूं आपसे, मान लेते हैं कि 2028 का 1 जनवरी को मान लीजिए रविवार है, 2028 का 1 जनवरी रविवार है, तो बताइए लास्ट डे 2028 का 31 दिसंबर को क्या होगा? मंडे। मंडे होगा, क्योंकि 2028 क्या है गाइस, लीप है ना। 2028 क्या है, लीप है। 28 को 4 से काटिए, देखिए 4 7 28, 4 7 जा 28, कट गया ना। तो 2028 क्या हो गया, लीप ईयर, तो लीप ईयर में +1 कर देते हैं। अगर जनरल होता तो सेम कर देते। जैसे एक और पूछता हूं क्वेश्चन, मान लीजिए गाइस 1995 का 1 जनवरी 1995, 1995 का 1 जनवरी यदि वेडनेसडे है, तो बताइए 31 दिसंबर 1995 क्या होगा? वेडनेसडे। वेडनेसडे ही होगा, क्योंकि 95 4 से कटेगा, काट के देखिए तो 95 4 से कटता है। 4 का टेबल पढ़िए, 95 4 से नहीं कटेगा, 95 4 से कंप्लीटली नहीं कटेगा, मतलब जनरल ईयर। 95 4 से नहीं कटेगा, कट कट करके देख लीजिए कंप्लीटली, तो नहीं कटा मतलब पहला और अंतिम दिन सेम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक मामला क्लियर है ना। इसमें एक और चीज आप जानिए, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है आपसे कि एक साल में कितने हफ्ते होते हैं। हम लोग सोचते हैं ना कि अरे यार एक साल पूरा बीतेगा, जैसे मान लो अभी नया साल स्टार्ट हो रहा है तो हमें लगता है ना कि यार अभी तो 1 जनवरी है, पूरा दिसंबर तक का समय है। पर गाइस क्या आपको पता है कि एक साल में बस 52 हफ्ते होते हैं। जैसे ये एक हफ्ता चल रहा है ना, आज ट्यूसडे, कल वेंसडे हो जाएगा, तो इस तरह से 52 हफ्ते खत्म होते ही साल का मतलब साल खत्म, साल का दिन। यानी कि अभी जैसे एक वीक स्टार्ट हुआ ना, कल सोमवार था, आज मंगल है, फिर बुध होगा, ऐसे करके अगर 52 वीक्स आप बिताते हो ना, पूरा एक साल खत्म हो जाता है, पता भी नहीं लगता। हमें कई बार ऐसा लगता है ना यार इतना जल्दी बीत गया ये साल, हमें कई बार। अब तो अब कुछ, क्योंकि अब बहुत बिजी हम लोग, टेक्नोलॉजी वगैरह आ गया, तो दिन भर कुछ ना कुछ हम करते ही रहते हैं, तो अब आपको ज्यादा ये फील होता होगा। जैसे अभी ऐसा लगता है कि यार अभी तो 2025 शुरू ही हुआ था, अभी देखिए हम सितंबर में आ गए, 2 महीना बाद फिर न्यू ईयर मनाएंगे, अभी कुछ दिन पहले ही जनवरी था। तो आप ये लगाइए कि एक साल में गाइस 52 हफ्ते होते हैं, केवल और केवल 52 वीक्स।
यानी पूरे 52 वीक्स खत्म होने पे साल खत्म होता है, कैलेंडर बदल जाता है, नया नया साल आ जाता है, कैलेंडर बदल जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसकी, एक साल में जो है ना बस 52 हफ्ते यानी 52 वीक्स होते हैं। और एक वीक में कितना दिन होता है? 7 दिन। आप सब लोग जानते हो कि पूरा एक वीक कितने दिन का होता है? 7 दिन का, 7 डेज इन अ वीक। तो 52 को 7 से गुना करिए, कितना होगा बताइए तो? 52 को 7 से गुना करिए, कितना दिन हुआ? 364। 364। 52 को जब आप 7 से गुना करोगे तो 7 दूनी 14, हाथ में एक, 7 बजे 35, 364, 364। तो इसलिए गाइस हम कहते हैं कि एक साल में 52 हफ्ते और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि साल तो 365 का है ना, साल तो 365 का है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरे साल में 52 वीक्स और एक दिन एक्स्ट्रा। और लीप ईयर में क्या होता है? 52 वीक्स और 2 डे एक्स्ट्रा। क्योंकि अभी जैसे आकाश जी ने कहा कि 364 होता है साल में, 52 इंटू 7 364। तो सामान्य वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा हमारे पास बचता है। ठीक है, क्योंकि 52 को 7 से गुना करिएगा तो 364 आता है। ऐसे में सामान्य वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक चीज हो गया। यहां तक क्लियर है गाइस सभी का? ठीक है, तो लीप ईयर आपको समझ में आ ही गया कि क्या होता है। बाकी सेंचुरी ईयर गाइस, आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो सेंचुरी ईयर होता है, ठीक है, सेंचुरी ईयर क्या होता है? साल में एक बार आता है ना। सेंचुरी ईयर 100 साल में आता है। जैसे ये मान लीजिए 2000 चल रहा है, अगला सेंचुरी ईयर कब आएगा? 2100। फिर अगला सेंचुरी ईयर कब आएगा? 2200। फिर अगला 2300, 2400, 2500। यानी 100 साल में एक बार आता है सेंचुरी ईयर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष, तो शताब्दी वर्ष मतलब जो 100 साल में एक बार आवे, 100 ईयर्स में एक बार आता है। जैसे अभी बीता है ना 25 साल पहले 2000, फिर अगला कब आएगा? 2100, फिर अगला 2200, फिर अगला 2300, 2400। इसको कहते हैं शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। और एक टर्म आता है सेंचुरी लीप ईयर। एक टर्म क्या आता है? सेंचुरी लीप ईयर का। तो सेंचुरी लीप ईयर कब कब आता है गाइस? 400 साल में एक बार। जो हमारा सेंचुरी लीप ईयर है वो कब आएगा? हमारा 400 साल में एक बार, क्योंकि लीप ईयर 400 साल में आता है ना, आफ्टर एवरी 400 ईयर। तो ये तो बेसिक चीजें हैं। सेंचुरी तो सब लोग जानते हैं ना, सेंचुरी मतलब शताब्दी वर्ष। सेंचुरी मतलब क्या होता है? शताब्दी वर्ष। एवरीबडी नो दिस। अब गाइस इसमें एक चीज मैं आपको और सिखा रहा हूं। जैसे नंबर ऑफ ऑड डेज मैंने आपको कहा था, जैसे मान लीजिए कि इसमें एक चीज मैंने आपको बोला था, नंबर ऑफ ऑड डेज। क्योंकि कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाइएगा ना, तो नंबर ऑफ ऑड डेज की बड़ी क्रूशियल भूमिका है। जैसे मान लीजिएगा इसकी, आज क्या है? आज हमारा है ट्यूसडे। आज हमारा क्या है? ट्यूसडे। कोई आपसे रैंडम पूछ दे कि आज से 150 दिन बाद, मान लीजिए गाइस कि आज ट्यूसडे है, वी ऑल नो दैट टुडे इज ट्यूसडे। तो कोई आपसे रैंडम पूछ दे कि व्हाट डे विल फॉल आफ्टर 150 डेज, यानी आज से ठीक 150 दिन बाद कौन सा डे होगा? फ्राइडे। हाँ। तो गाइस इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि 150 में ऑड डे कितने हैं वो निकालो। ऑड डे का मतलब क्या होता है गाइस? कि किसी भी नंबर को 7 से भाग दो। जब भी आपको बोला जाएगा ना, ऑड का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डे। ऑड का मतलब एक्स्ट्रा डे। तो जब भी आपको बोला जाएगा कि बताइए 150 में ऑड डे कितने हैं, तो 7 से भाग दो। जो रिमाइंडर आता है ना उसी को ऑड डे बोलते हैं। जैसे देखिए इसको डिवाइड दीजिए, 7 दूनी क्या हो गया? 14। ठीक है, हाथ में कितना बचा हमारा? एक बचा, ये नीचे 0 उतरा। फिर ये 7 1 जा 7, देखिए 3 बचा ना, 7। 10 में 7 गया कितना हुआ? 3। यानी गाइस हम कह सकते हैं कि 150 में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? हम कह सकते हैं कि 150 में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? 3। तो जितना ऑड डे होता है ना उसको जोड़ दो। अब जैसे आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे में 3 जोड़ दीजिए। आज ट्यूसडे है ना, तो ट्यूसडे में 3 जोड़ दीजिए, वही होगा आंसर। तो ट्यूसडे में 3 जोड़ने पे क्या आएगा? वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे आएगा। यानी गाइस हम ये मोटे तौर पे कह सकते हैं कि इफ टुडे इज ट्यूसडे देन फ्राइडे विल फॉल आफ्टर 150 डेज। यदि आज मंगलवार है तो आज से 150 दिन बाद आपका शुक्रवार होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है। ऐसे ही गाइस मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि
टुडे इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि टुडे इज इक्वल टू मंडे, टुडे इज इक्वल टू मंडे, और मैं बोलता हूं कि आज से 950 डेज के बाद, बताइए तो कौन सा दिन होगा? आज से 950 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अगर मंडे है आज, तो आज से 950 दिन बाद बताइए कौन सा डे होगा? सैटरडे। बताइए सभी लोग क्या होना चाहिए? ऑड डेज निकालिए। सैटरडे होगा सर। सैटरडे। ऑड डे कितने आ रहा है? 5 आ रहा है। पांच आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो गाइज आज कौन सा डे है? आज मंडे है, तो मंडे में 5 जोड़िए ना। आज अगर मंडे है गाइज, क्या लिख रहा है? टुडे इज इक्वल टू मंडे। तो गाइज मंडे में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? मंडे में अगर 5 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? मंडे प्लस 5 अगर आप करोगे तो ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो सैटरडे हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है गाइज सभी का? ठीक है। जैसे मान लीजिए गाइज इसमें अगर थोड़ा सा आपको ट्विस्ट कर दे, अगर ऐसा बोले कि मान लेते हैं यहाँ पे यस्टरडे लिखते हैं, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ यस्टरडे इज इक्वल टू ट्यूसडे, यस्टरडे इज इक्वल टू ट्यूसडे, तो बताइए तो आफ्टर 200 डेज कौन सा डे होगा? देखते हैं कौन बता। थोड़ा सा मैंने बस ट्विस्ट किया, बहुत इजी है। आज की जगह मैंने बीता हुआ कल बोल दिया। मान लेते हैं कल ट्यूसडे था, तो बताइए आज से 200 दिन बाद कौन सा वार होगा? आफ्टर 200 डेज फ्रॉम टुडे क्या फ्राइडे। होगा? अगर बीता हुआ कल यानी कल जो है वो मंगलवार था, तो बताइए आज से 200 दिन बाद कौन सा डे होगा? फ्राइडे। क्या होना चाहिए आंसर? बताइए सभी लोग। फ्राइडे देखते हैं, हो सकता है। क्या होना चाहिए आंसर? देखिएगा इस बहुत इजी है। सबसे पहले इसको ये क्लियर कर लीजिए कि बीता हुआ कल ट्यूसडे है, तो भैया आज क्या हो गया? पहले तो ये निकाल लो, आज वेडनेसडे हो गया ना। अगर बीता हुआ कल मंगलवार है यानी कल अगर ट्यूसडे था, तो आज क्या हो गया? वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के हिसाब से काम करिए ना। 200 में ऑड डेज कितने होते हैं? 200 में ऑड डेज करो, कितना होगा? 7 दूनी 14। 4। हाँ 4 होगा, 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ पे 6 उतर गया, ये 60 हो गया, 7 8 56, 7 8 जा 56, तो 4 हो गया ऑड डेज 56। तो हमारा ये हो गया 4 ऑड डेज। ठीक है, 4 ऑड डेज। तो वेडनेसडे में 4 जोड़िए ना, वेडनेसडे में 4 जोड़ दीजिए। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, संडे होगा ना आंसर? संडे हो गया, रविवार होगा आंसर। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि यस्टरडे मैंने लिखा, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल ट्यूसडे है। फिर मैंने बोला कि बताइए अगर बीता हुआ कल को मंगलवार था, तो आज से 200 दिन बाद, तो आज पहले तो आज पता करो कि आज क्या है। तो आज तो वेडनेसडे है, आज तो वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे में हम 4 जोड़ दिए, तो 4 ऑड डेज आया 200 में 7 से भाग देने पे। तो वेडनेसडे में 4 आप जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनि, रवि, तो संडे। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना सभी का? यस सर। अब गाइस इसमें दूसरे पैटर्न पे मैं आपको लेकर के आता हूं। जो दूसरा हमारा पैटर्न है उसमें है सेम कैलेंडर। सेम कैलेंडर का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सेम कैलेंडर का मतलब क्या है? सेम कैलेंडर का मतलब यहाँ पे है कि जैसे ट्वीन्स होते हैं ना, ट्वीन्स। हेमा मालिनी की 2 बेटी है, ईसा देवल और आयशा देवल। हेमा मालिनी की जो है
दो बेटियां हैं धर्मेंद्र से, ईसा और आयशा। दोनों ऐसी हैं कि देखिएगा बता नहीं पाइएगा कि ईसा कौन है और आयशा कौन है। दोनों एक जैसी हैं, ट्विन सिस्टर्स हैं। फिल्म में भी आई लेकिन चल नहीं पाई, बट दोनों मतलब एक्टर एक्ट्रेस ही हैं, बट दोनों ट्विन्स हैं। तो इसी प्रकार से कैलेंडर में भी ट्वीन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि ऐसा कैलेंडर कि आप बता नहीं पाएंगे कि ये 2024 का है कि 26 का है, मतलब सब सारा डे सेम होगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं कि 2024 का कैलेंडर और 2040 का कैलेंडर सेम है, तो ऐसे में 2024 का जितना डे है, यानी 1 जनवरी को मंगलवार है तो 2040 में भी 1 जनवरी मंगलवार है। यदि 2024 में फरवरी का 1 तारीख बुधवार है तो 2040 में भी फरवरी का 1 तारीख को बुधवार है। ऐसा कैलेंडर, इसको कहते हैं ट्वीन। ट्वीन कैलेंडर का मतलब कि आप ये पता ही ना कर सकें कि भैया ये 24 का कैलेंडर है कि 40 का है, सारे डे सेम है, 365 के 365 पूरे एक एक दिन सेम है। इसी को कहते हैं सेम कैलेंडर, या फिर इसको आप कह सकते हो ट्वीन कैलेंडर। क्या कह सकते हो इसको? ट्वीन कैलेंडर। ठीक है, ट्वीन्स एक जैसा बिल्कुल आता है। तो इसका फॉर्मूला है बहुत ही मजेदार, उसको आप देखिए। सबसे पहले गाइस हम लोग आते हैं फॉर इन केस ऑफ लीप ईयर। पहला जो इसमें 3 तरह के होते हैं कैलेंडर, तो पहला आप समझिए कि इन केस ऑफ लीप ईयर, इतना तो आप सब लोग अब जान गए कि लीप ईयर कैसे पता करते हैं। अगर मान लीजिए गाइस कि कोई वर्ष लीप है, इतना तो आपको पता है ना, इतना तो आपको पता है कि लीप का पता कैसे किया जाता है, इतना तो सब लोग जान गए। तो अगर गाइस कोई वर्ष लीप है और उसका आपको पूछ रहा है कि बताओ इसका कैलेंडर कब एज इट इज रिपीट होगा, जैसे अभी 2024 की हम बात कर लेते हैं। गाइस 2024 क्या है? लीप है। 2024 एक लीप ईयर है, इतनी बात तो पक्की है ना कि जो 2024 है ये लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि देखो 24 4 से कट जाएगा कंप्लीटली, 24 जो है 4 से कट जाएगा, तो ये लीप ईयर है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 2024 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा एज इट इज, कि पता करना मुश्किल हो जाए कि 24 का है कि फलाने डेट ईयर का है, तो क्या करिएगा? जो कि मैंने ऊपर लिखा कि लीप ईयर के केस में आंख बंद करके कितना जोड़िएगा? 28। 2024 का कैलेंडर और 2052 का कैलेंडर बिल्कुल ट्विन कैलेंडर होगा। कोई डेट कोई डे फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा कैलेंडर एज इट इज चिपका दीजिए, सारा एक जैसा होगा, 1 जनवरी से लेकर और 31 दिसंबर तक। ऐसे ही मान लीजिए गाइस, जैसे और करते हैं, जैसे 2020 भी क्या था? लीप ईयर था, कोरोना, द ईयर ऑफ कोरोना। तो 2020 का कैलेंडर अगर हम पूछें कि भैया 2022 का कैलेंडर किससे, तो क्योंकि लीप ईयर है तो इसमें भी आप क्या करेंगे? 28 ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2048। ठीक है, तो ये रिपीट होगा। ऐसे ही मान लीजिए गाइस अभी 2016 2016 हमारा था, तो 2016 भी जो है ना, 2016 भी क्या था? लीप ईयर ही तो था। 2016 भी लीप ईयर ही था, क्योंकि 16 देखिए 4 से कटता है। तो 2016 का कोई पूछ दे कि बताओ 2016 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, तो पहले तो आप 2044। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में गाइस फर्स्ट यू नीड टू चेक दैट वेदर दिस ईयर इज लीप और नॉट। तो पहले आपसे मैंने कहा 2016, तो पहले ये पता कर लो कि 16 लीप है कि नहीं। तो 16 को 4 से भाग देके देख लो, कट रहा है, 4 चौक 16, 4 4 जा 16। तो लीप है तो क्या करना है? आंख बंद करके 28 जोड़ देना है। जैसे ही आप 16 में 28 जोड़िएगा ना, तो भैया क्या आ जाएगा हमारा? 2044। ठीक है, ये बात सिंपल है। एक मैं आपसे पूछता हूं अब, जैसे मान लीजिए मैं आपको देता हूं 1988। 1988 क्या था? लीप था कि जनरल था? लीप था ना। 88 देखो 4 से कट जाएगा, 4 to 22 टाइम्स। तो बताइए 1988 का कैलेंडर कब मैच करेगा, कब रिपीट करेगा? 1988 का कैलेंडर कब मैच करेगा? 88 में 28 जोड़िए। 2016। 2016 एग्जैक्टली, है ना।
यानी 1988 में 28 जोड़िए ना, पेन पेपर है ही आपके पास, 8 8 16, 8 2 10 1 11 और 2016, ठीक है। तो गाइज अगर लीप ईयर होगा ना, तो लीप ईयर तो आप सब लोग जानते ही हो कि भैया लीप ईयर क्या होता है। तो लीप ईयर के केस में आपको यही करना है, यानी हम लोग 28 जोड़ते हैं। अब मान लीजिए गाइज कि लीप ईयर तो चलो पता लग गया, बट अगर लीप ईयर के बाद का मामला हो, जैसे मान लीजिए कि लीप ईयर का तो हमें पता लग गया, अगर मान लीजिए कि गाइज लीप ईयर के बाद का मामला हो, जैसे 2024 तो चलो लीप ईयर है, इतना तो हमें पता है, 2024 2028, पर लीप ईयर के बाद का वर्ष हो, यानी 2024 का ना पूछ के 2025 का पूछ दे, तो क्या करेंगे? अगर 2024 पूछेगा तब तो ठीक है, 28 जोड़ेंगे, पर अगर लीप ईयर के जस्ट एक साल बाद का पूछ दे, जस्ट एक साल बाद, यानी 2024 है तो 25 का पूछ दे, 20 का ना पूछ के 21 का पूछ दे, 16 ना पूछ के 17 पूछ दे, एक साल बाद, तो क्या करेंगे आप? ऐसे केस में गाइज आपको आंख बंद करके प्लस 11 ईयर्स करना है। यानी अगर लीप ईयर के जस्ट एक साल बाद का मामला हो, जस्ट एक साल बाद, जैसे मान लिए 2024 ना पूछ के आपसे पूछ दिया कि बताओ 2025 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया है कि जब भी कोई ईयर आपको पूछेगा ना, तो आप ये देख लो कि ये लीप है कि नहीं। तो लीप है कि नहीं, इसके लिए 4 से भाग देना होता है। तो 25 को 4 से भाग दीजिएगा, नहीं कटेगा। 25 को 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए? 25 को 4 से डिवाइड देने पे व्हाट रिमाइंडर यू गेट, क्या रिमाइंडर बचता है? 1 वन बचता है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लीप ईयर के जस्ट एक साल बाद का मामला है, लीप ईयर के जस्ट एक साल बाद का विषय है। तो भैया लीप ईयर के एक साल बाद का विषय है तो हम क्या करेंगे? अगर लीप ईयर के जस्ट एक साल बाद का मामला है तो हम क्या करेंगे? 11 जोड़ देंगे। 25 में 11 जोड़िए, कितना होगा? 36 2036, ठीक है, 2036। ऐसे ही मान लीजिएगा इस 2020 ना पूछ के आपसे 2021 पूछ दे, 2021, तो पहले आप क्या करोगे? पहले चेक करो कि ये लीप है कि नहीं। तो 21 को 4 से भाग दीजिए, देखिए एक रिमाइंडर आएगा। डिवाइड 21/4, यू गेट 1 एज रिमाइंडर। तो गाइस जैसे ही 1 रिमाइंडर आया, माने लीप ईयर के एक साल बाद का मामला है। तो लीप ईयर के एक साल बाद के लिए हम क्या करते हैं? 11 जोड़ते हैं। तो 21 में 11 जोड़िएगा तो कितना होगा? 32। 32। यानी 2021 का कैलेंडर और 2032 का कैलेंडर बिल्कुल सेम हो जाएगा, ट्विंस की तरह। जुड़वा भाई जुड़वा बहन जो होता है ना, उस तरह से बिल्कुल जुड़वा हो जाएगा, ट्विन कैलेंडर। जैसे मान लीजिए कि गाइस आपको मैं कहता हूं 1949, बताइए 1949 में पहले ये चेक करिए कि 49 को 4 से भाग देने पे रिमाइंडर कितना आता है, तभी तो पता लगेगा ना ये लीप ईयर के कितने साल बाद का विषय है। तो 49 को 4 से भाग दीजिए, देखिए कि रिमाइंडर एक आएगा 1 49 को 4 से भाग दीजिएगा ना, तो 12 बार में 48 आता है, तो एक रिमाइंडर बचा। 60 होगा। हाँ, 49 को 4 से भाग देने पे एक रिमाइंडर आएगा 1। तो गाइज 1 रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया? ये लीप ईयर के एक साल बाद का मामला है। तो एक साल बाद के लिए हम क्या करते हैं? 11 जोड़ते हैं। तो 49 में जैसे ही ये 11 आप जोड़िएगा ना, तो यू विल गेट 1960 एज आंसर। 1960। ठीक है, एक और लास्ट इसका आंसर करिए, मैं रैंडम आपसे पूछ रहा हूं। 1925 1925 है। पहले आप ये देखिए कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, कितना, और बताइए इसका कैलेंडर कब मैच करेगा। 1925 है, इसका कैलेंडर कब मैच करेगा? 1936 में सर, क्योंकि 1925 लीप ईयर नहीं है, +1 है, रिमाइंडर +1 बचेगा। तो 1936, क्योंकि 25 को 4 से भाग दीजिए ना, 4 6 24, हाथ में कितना बचा? एक। 4 6 जा 24, हाथ में हैंड इन 1। तो 1 का मतलब ही है लीप ईयर के बाद का मामला जो मैंने आपको बताया, 11 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, तो लीप ईयर का पता लग गया। लीप ईयर अगर हुआ तो 28 जोड़िएगा, लीप ईयर के बाद का मामला है तो 11 जोड़िएगा। लेकिन अभी भी एक कंफ्यूजन हमें रहेगा कि सर अगर लीप ईयर के 2 साल या 3 साल बाद होगा तब क्या करेंगे? क्योंकि लीप ईयर के में 4 साल का गैप होता है, 2 लीप ईयर में 4 साल का गैप है। तो उस 4 साल के बीच में भी तो ईयर्स हैं। जैसे मान लीजिए कि 2024 और 2028 ये 2 लीप ईयर कॉन्टिन्यूएंस में है, तो इसके बीच में भी तो भैया 3 वर्ष आता है। 2025 आता है, 2026 आता है, 2027 आता है। तो आपसे कोई अगर
2024 और 2028 का पूछेगा तब तो बता ही दीजिएगा आप। अगर कोई आपसे पूछे कि 2024 का कैलेंडर कब रिपीट करता है या 2020, तो बता ही दोगे कि लीप ईयर में 28 जोड़ना होता है टू गेट सेम कैलेंडर ट्विन। बट ये जो बीच का मामला है 25, 26, 27 का, तो इसके लिए क्या करोगे? तो 25 का तो मैंने बता दिया कि अगर लीप ईयर के एक साल बाद का विषय है, अगर लीप ईयर के जस्ट 1 ईयर के बाद का है तो आप 11 ऐड करना। बट लीप ईयर के 2 या 3 साल के बाद का विषय है, अगर मान लीजिए कि 2026 कोई पूछ दे, 27 पूछ दे, तब क्या करोगे आप? अगर कोई आपसे 2025 ना पूछ के 26 पूछ दे, 27, तो क्या करोगे? समझ रहे हैं बात को? क्योंकि लीप ईयर के बीच में 3 ईयर्स आते हैं ना, तो उसका भी आपको सीखना पड़ेगा। तो ऐसे में गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि अगर लीप ईयर के 2 या 3 साल, दोनों का एक साथ बता रहा हूं, अगर लीप ईयर के 2 या 3 साल बाद का वर्ष आपसे पूछेगा ना, तो आप +6 करना। +6 करने पे ट्विन कैलेंडर आपको मिल जाएगा। +6 करना है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको 2026 पूछता हूं, तो सबसे पहले देखिए आप पहले पता कर लीजिएगा कि ये लीप ईयर के कितने साल बाद है। इसको पता करने का सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है कि 4 से भाग दे के देख लो। जैसे 26 है तो 26 को क्या करो, 4 से भाग दो, रिमाइंडर कितना बचता है वही मायने रखता है। 26 को 4 से भाग दीजिए, देखिए रिमाइंडर 2 बचेगा। तो सारा खेल रिमाइंडर का है, सारा खेल किसका है? रिमाइंडर का। तो 2 बचा, ठीक है जी। रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो सारा खेल इसी का है। तो 2 बचा मतलब ये लीप ईयर के 2 साल बाद का मामला है। अगर 2 बच रहा है ना रिमाइंडर, तो इसका मतलब हो गया कि ये लीप ईयर के 2 साल बाद का मामला है। तो 2 साल बाद के लिए हम कितना जोड़ते हैं? 6 जोड़ते हैं। तो 6 जोड़िए ना। तो 26 में 6 जोड़ने पे कितना आ गया? 2032। यानी गाइस 2026 और 32 का कैलेंडर एज इट इज होगा। बट इसके लिए गाइस कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो 4 से भाग देके देख लीजिएगा। यदि 0 आ गया 4 से, अगर आप 4 से किसी को डिवाइड देते हो और 0 आ गया तो लीप ईयर है, तो 28 जोड़ दीजिएगा। अगर भाग दियर 1 आ गया यानी लीप ईयर के 1 साल बाद, तो 11 जोड़ दीजिएगा। और 4 से भाग देने पे 2 या 3 रिमाइंडर आ गया तो 6 जोड़ दीजिएगा, कहानी खत्म है। तो सारा खेल यही 4 का है। कोई सा भी ईयर आपको बोलेगा ना, तो 4 से पहले भाग देके देख लीजिएगा। यू नीड टू डिवाइड एनी नंबर फ्रॉम 4 एंड सी द रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा वैसे ही बिहेव करना है आपको, एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है माने लीप ईयर, तो 28 जोड़ो। 1 रिमाइंडर आ रहा है तो 11 जोड़ो। 2 या 3 रिमाइंडर आ रहा है तो 6 जोड़ो। यही है, क्योंकि रिमाइंडर ही तो बता रहा है ना। रिमाइंडर ही तो बताएगा कि भैया ये लीप ईयर से कितने बाद का वर्ष है। अगर 0 आया तो लीप ईयर है, 1 आया तो लीप ईयर के 1 साल बाद का मामला है, 2 या 3 आया तो लीप ईयर के 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो सारा खेल रिमाइंडर पे है, ठीक है। सारा खेल किस पे? रिमाइंडर पे। तो 4 से भाग दीजिएगा, पता लगता चला जाएगा। अब मैं रैंडम आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया 1998। पहले ये बताइए कि रिमाइंडर कितना आएगा। 1998 ईयर है, पहले ये बताइए कि ये लीप ईयर है या लीप ईयर के कितने बाद का वर्ष है। पहले तो रिमाइंडर बताइए। 98 को 4 से भाग देके रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर बताइए। 98 को 4 से डिवाइड दीजिए, कितना 2 आएगा। रिमाइंडर आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा दीजिए 2 सब लोग सर। डिवाइड। 4 2 जा 8, हैंड इन 1, 4 चौके 16, 2 2 आ गया ना। यानी ये लीप ईयर के 2 साल बाद का मामला है। ये क्या है? लीप ईयर के 2 साल बाद का मामला है। तो लीप ईयर के 2 साल बाद का मामला है तो हम क्या करेंगे? +6 जोड़ेंगे। लीप ईयर के 2 साल बाद का मामला है यानी हम क्या करेंगे? +6। तो 98 में 6 जोड़िए, कितना आएगा? 2004। 2004। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। यस सर। एक और क्वेश्चन बताइए आप, एक और लास्ट में आपसे पूछ रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे देता हूं 2051, 2051 बताइए तो।
पहले रिमाइंडर बताइए कितना आएगा। 51 को 4 से डिवाइड दीजिए, पहले रिमाइंडर बताइए कितना आएगा, फिर उसके बाद हम बताएंगे ना ट्विन कैलेंडर का मामला। 3 आएगा सर। 3 आएगा सर। 2057। हाँ 51 को अगर हम 4 से डिवाइड देते हैं तो 12 चौके 48 यानी 3 आएगा। तो लीप ईयर के 3 साल बाद में हम क्या करते हैं, 6 जोड़ते हैं। +6 तो 2051 प्लस 6 कितना हो गया, 2057। तो यानी कि लीप ईयर भी पता लग गया, लीप ईयर के 1 साल बाद भी पता लग गया, लीप ईयर के 2 या 3 साल बाद भी पता लग गया। अब मैं आपको रैंडम पूछता हूँ, कुछ भी हो सकता है, अभी तक तो हम सीरीज में कर रहे थे, अब रैंडम एक आध 2 क्वेश्चन पूछूंगा, रैंडम पूछता हूँ, आपको भी रैंडम आंसर देना है। 1888 बताइए, 1888 का कैलेंडर किससे मैच करेगा? रैंडम है, ये कुछ भी हो सकता है, लीप भी हो सकता है, लीप के आपको पता करना है। 88 को 4 से भाग दो, उसी से पता लगेगा, और फिर बताइए आंसर क्या होगा। रैंडम क्वेश्चन है ये। 1916 लीप ईयर है। 1916 सर। 88 लीप है, 4 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा वैसे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 1828 में 28 जोड़िए ना। अगर 1888 में 28 जोड़िएगा तो 8 8 16, 8 2 10 1 11, हाँ 1916, 1916। ठीक है, बहुत सुंदर। एक और पूछता हूं, 1727 बताइए, इसका कैलेंडर कब मैच करेगा? पहले 4 से भाग देके रिमाइंडर बताइए, 27 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 3 1733। 1733। 4 छक 24, 3 आया ना, तो 3 रिमाइंडर का मतलब क्या है, 3 रिमाइंडर आया। 4 से 27 को डिवाइड दीजिएगा तो 4 छक 24, हाथ में 3 बचा, तो 3 बचने का मतलब है 3 के लिए हम क्या करते हैं, 6 जोड़ते हैं ना, +6 करते हैं। तो 1727 में आप करिएगा तो कितना हो गया, 1733। ठीक है, 1733, 1733 इज द आंसर। क्लियर है गाइस यहां तक सभी का? बताइए, इज यस इट सर। क्लियर? यस सर। चलिए, तो आज गाइस मैंने आपको 2 पैटर्न कराया है ना, इसमें टोटल 4 पैटर्न्स हैं। इसमें टोटल क्या है, 4 पैटर्न हमारा होता है। आज तो मैंने आपको बेसिक बताया है 2 पैटर्न, इसमें टोटल 4 है। तो और भी जो 2 हमारा पैटर्न है उसको भी हम कल के क्लास में मैं आपको कराऊंगा उसको। बाकी जो आज मैंने कराया इससे रिलेटेड, इस पे बेस्ड कुछ असाइनमेंट, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी दूंगा, ग्रुप पे भेजूंगा मिशन जेआरएफ पे, तो उसको भी आपको साथ के साथ करना है। ठीक है, उसको भी आपको क्या करना है, साथ के साथ करना है। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस होगा। बाकी क्योंकि अब सितंबर स्टार्ट हो गया, दिसंबर में आपका एग्जाम है, पूरा 3.5 महीना आपके पास है। 15 दिसंबर के आसपास एग्जाम हमारा होता है, हर बार होता है तो इस बार भी होगा 15 दिसंबर के आसपास। तो 3.5 महीना है, यानी ये बिल्कुल एकदम एक्शन मोड में आने का टाइम है। 3.5 महीना एक आइडियल टाइम है यूजीसी नेट की तैयारी के लिए। ये एक आइडियल टाइम है जिसमें आप कर सकते हो, इतना समय एकदम आइडियल परफेक्ट टाइम जिसको कहते हो ना, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि अभी आप आज से अपनी तैयारी शुरू कर सकता है। 2 तारीख है, तो बिल्कुल लगन के साथ आज करिए। आज से ठीक 3.5 महीना बाद आपका एग्जाम होगा। तो आपको करना वही है गाइस कि जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व है उसका प्रिंट आउट रखिए। किताब भी, यूथ कंपटीशन की बुक भी आती है, अगर आप बुक ले सकते हो तो बुक ले लीजिए, या पीडीएफ मैं फिर से शेयर कर दूंगा, या होगा आपके पास तो उसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। 100-150 रुपया लगेगा, पिछले 3-4 साल का। उसको आप करना स्टार्ट कर दीजिए। अब समय आ गया है कि आप क्लास करने के साथ साथ क्वेश्चन पेपर को भी देखें। तो क्लास करने के साथ साथ सॉल्व क्वेश्चन पेपर को देखिए, जहां पे डाउट हो। अब तो हमारे पास चैट जीपीटी, गूगल, इतना कुछ आ गया कि सब कुछ आपको मिल जाएगा। तुरंत नोट्स बनाते चलिए। अगर आप पिछले 3 साल का क्वेश्चन पेपर भी बिल्कुल तन्मयता के साथ बना लेंगे ना, डेडिकेशन के साथ, पिछले 3 साल का भी, तो आपको पेपर 1 में 50 में 40-45 स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये आप जान लीजिए। तो गाइस क्लास के साथ साथ क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि उसी से आपको ट्रेंड का पता लगता है।
और क्वेश्चन पेपर भी कब, 2025 जो अभी जून का भी था वो जुलाई का, और उसके बाद 2024, 2023 और 2022 भी अगर कर लें तो अच्छा है। तो 22, 23, 24 यही 3 साल का क्वेश्चन पेपर, साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो 2 तिया 6 बार एग्जाम, और 25 में 1 बार हुआ है तो 7 बार, यानी 7 बार का क्वेश्चन पेपर अच्छे से बना लीजिए, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर्याप्त से ज्यादा होगा। तो ये भी आप आज से करिए, पेपर 1 में आपको बहुत सहायता होगा इससे। पेपर 2 में भी ये कर सकते हो आप, बट पेपर 1 में तो ये करना ही चाहिए। पहले तो सॉल्यूशन के लिए हमें भटकना पड़ता था, अब तो सॉल्यूशन भी हाथ के हाथ है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, गूगल से, या क्लास में डिस्कस कर सकते हो। और एक कॉपी बना लीजिए, बढ़िया रजिस्टर बना लीजिए, उसमें सारा डेट वाइज करते चलिए कि भैया 2024 का है, 23 का है, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज भी कर सकें। हफ्ते में 1 बार या 2 बार रिवाइज भी कर पाएंगे आप उसको। तो इस तरह से आप कर सकते हो, है ना, इस तरह से आपको करना चाहिए, तो बहुत मतलब आपको मदद मिलेगी। यही तरीका भी है करने का। पेपर 2 में भी ऐसा आपको करना चाहिए, मतलब टॉपिक पढ़ते जाओ और पढ़ते पढ़ते साथ के साथ पीवाईक्यू बनाते जाइए, तो बहुत मदद मिलेगी आपको। बल्कि यूजीसी नेट का कर लेने के बाद तो पीएचडी या इसके लेवल का कोई एग्जाम में जाइएगा ना, तो सारा क्वेश्चन मतलब रिपीट मिलता है। जैसे मैं यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर बनाने के बाद अगर किसी पीएचडी एंट्रेंस में बैठिएगा या इस लेवल के किसी एग्जाम में, तो देखिएगा सारा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, मतलब एज इट इज आपको मिल जाएगा, आप टिक कर दोगे सारा। या किसी टीचर वाले एग्जाम में आप बैठिएगा तो देखिएगा सब क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, क्योंकि यूजीसी नेट के क्वेश्चन को ही वो लोग कॉपी पेस्ट कर देता है पूरा। तो बहुत फायदेमंद है। इसका ये भी कारण है गाइस कि यूजीसी नेट से ऊपर क्या होता है, कुछ भी नहीं। यूजीसी नेट के ऊपर तो कोई एग्जाम नहीं है ना टीचिंग इंडस्ट्री में, ये तो सबसे बड़ा एग्जाम है। इसको अगर आप कर लिए तो इसके नीचे जितना है सारा इसी से कॉपी पेस्ट हो जाता है, चाहे वो पीएचडी एग्जाम हो या किसी पीजीटी का हो या ऐसे कोई एग्जाम हो रिसर्च से रिलेटेड, रिसर्च बेस्ड, तो सारे आपको मदद होते हैं उधर भी। और नेट जेआरएफ में तो खैर होता ही है। ठीक है, तो ये करिए। बाकी और कोई डाउट है तो बताइए। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? सर रेगुलर क्लास होगा ना? बिल्कुल रेगुलर होगा मैम, एकदम रेगुलर क्लास होगी। कुछ दिन सर से नहीं सिर्फ ले, मैथमेटिक्स का क्लास होगा या फिर पूरा दूसरे पेपर सब्जेक्ट का 1, भी होगा? पूरा पेपर 1 का इतिहास, भूगोल सब कुछ मैं पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पेपर जी 1 का सर। सब कुछ मैं आपको कराऊंगा। यानी ये तो आज हमने ये एक यूनिट स्टार्ट किया है ना, पूरा पेपर 1 कराता हूँ, पेज टू पेज, कवर टू कवर, सर सब गुड कुछ इवनिंग कराता सर। हूँ। यस, सर 2 दिन क्लास ऑफ था ना, इसलिए पूछे कि रेगुलर होगा कि नहीं। क्लास 2 दिन नहीं, बहुत दिन ऑफ हो गया, 3, 4, 5 दिन से क्लास नहीं हो रहा था। सर प्रीवियस सॉल्व पेपर्स भी आप शेयर करेंगे सर? Yeah, I will share, ma'am. After class, I will share. In the next 10 or 15 minutes, I will share. Don't worry. Solve paper, I will share. ओके सर, थैंक यू। क्लास हमारा डेली होता है मैम, इसी टाइम पे होता है, 10 से 11 पेपर 1 हम करते हैं, तो डेली ही होगा। डेली ही थैंक होता यू है, कभी सर, गुड नाइट। कभी कभी नहीं ले पाता हूँ, लेकिन ऐसे डेली होते हैं। अंगद जी आए हैं क्या क्लास में? अंगद, अंगद मौर्य, अंगद जी आए हैं क्लास में? नहीं सर, नहीं आया। कल अंगद जी मेरे से मिलने 50 किलोमीटर चल करके आ गए। कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो 2022-23 में आते थे मेरे क्लास में, क्योंकि ये क्लास कोविड में ये क्लास पैदा हुआ। जब लोग मर रहे थे, ये क्लास को मैंने जन्म दिया, इस क्लास का मैं मदर हूँ, पैदा किया मैंने इस क्लास को। तो 2022-23 बैच में कई सारे स्टूडेंट्स आते थे जो आज भी, तो उन लोगों ने कल सरप्राइजिंगली टीचर्स डे सेलिब्रेट किया। और एक अंगद मौर्य हैं जो गोरखपुर से हैं, वो किसी किसी रीजन से दिल्ली आए होंगे अपने किसी निजी काम, पर्सनल कुछ काम से। तो वो नोएडा में बहुत आगे, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहां से करीब 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पे वो रुके हुए, जहाँ पे मैं रहता हूँ
वहां से 50 से 55 यानी आने में कम से कम उनको 2 से 2.5 घंटा लगा। और कल बड़ी तेज बारिश हो रही थी, कल इसलिए क्लास नहीं ले पाया था। कल बारिश बहुत तेज हो रही थी, अभी दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है पिछले 3 दिनों से। यानी आलम यह है कि मतलब कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने करीब करीब सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद करवा दिए हैं फॉर नेक्स्ट 2 डेज। रोड पे पानी भरा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कितनी बारिश हो रही है कि स्कूल ने स्कूल बंद कर दिया, कॉलेज ने कॉलेज बंद कर दिया, प्रशासन ने बिल्कुल 144 लगा रखा है कि भाई किसी प्रकार का यातायात डिस्टर्ब ना हो। ऐसी स्थिति में भी तो मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, रिंकी मैम भी उसमें थी, जो 2022-23 में ये लोग सब उस टाइम से ही हैं मेरे से जुड़े हुए, तो इन लोगों ने कल टीचर्स डे प्लान करके मनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अंगद जी 50-55 किलोमीटर से चल करके वो आए, और वो जहाँ पे आए वो मेरे से भी करीब 10 किलोमीटर, मतलब वो किसी कॉमन प्लेस पे आए। एक महागुन मॉल है, वैशाली एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पे एक महागुन मेट्रो मॉल है। तो वहाँ पे वो आए क्योंकि उनको पता लगा कि मेरे आसपास वो कोई, तो वहाँ पे आके उन्होंने मतलब बताया कि हम लोग ऐसा सरप्राइज आपको देना चाहते हैं और मैं यहाँ पे। अब उतनी तेज बारिश में वो तो ऐसे ही बेचारे इतने दूर से आए, और बारिश भी तेज थी, कैब भी मिलना मुश्किल था, कल इतनी बारिश थी, सड़क जाम था। बट फिर भी मैं करीब 7, 7:15 बजे निकला, कैब कैसे करके बुक हुआ तो निकला। फिर मैं 8, 8:15 बजे पहुंचा मॉल। फिर वहां पे कई लोग वीडियो कॉल पे कनेक्टेड थे, आप में से भी कुछ लोग शायद थे वहां पे, रिंकी मैम थी और भी पुराने मेरे जी कई सर, स्टूडेंट्स। मैं भी थी सरिता सर। मैम, सरिता मैम थी, उपासना मैम, सना सर। 3 बजे मेरे से कॉल किए तो हम क्या 3 बजे निकल जाइए, मेट्रो का हमको एड्रेस पूरा बताया, फिर वो निकले। कांटेक्ट में वो थे, डर लग रहा था कि वो फर्स्ट टाइम गए हैं और कहीं इधर उधर ना हो जाए, वो भी घबरा रहे थे। हाँ, वो बहुत घबराए हुए थे वैसे। तो आप सोचिए कि क्या प्रेम होता है। जब मैंने उनको देखा मैं बहुत इमोशनल हो गया था, बस आंख से आंसू नहीं निकला था, बाकी अंदर में मैंने अपनी भावना को दबा लिया। लेकिन मैंने उनको देखा, वो बेचारे बड़े भींगे हुए थे, बिल्कुल वो भींग चुके थे कंप्लीटली, क्योंकि 55 किलोमीटर से वो चल के आ रहे थे। 55 किलोमीटर मतलब 2 से 2.5 घंटा। स्टूडेंट है, वैसा नहीं है भाई, स्टूडेंट के पास बहुत दिक्कत होती है। अब ऐसा नहीं वो कैब करके आ जाएंगे बेचारे, बस चेंज किया होगा, मेट्रो, फिर पता नहीं कितना भटकते गिरते पड़ते वो पहुंचे होंगे, जो मैं इमेजिन कर पा रहा था कि कैसे वो पहुंचे होंगे यहाँ तक इतनी दूर से। तो मैं उनको देख के बड़ा भावुक हो गया। फिर मतलब कई लोग गूगल मीट पे थे, सना मैम थी, सरिता मैम और उपासना मैम, कई लोग थे। तो इन लोगों ने फिर मतलब केक वगैरह कटिंग कराया। तो मैं बड़ा सरप्राइज भी था कि इतने दूर, पहले तो इन लोगों ने मुझे डिटेक्ट किया कि भाई मैं भारत के किस कोने में छिपा हुआ हूँ। मैं भारत के किस कोने में छिपा हुआ हूँ, सबसे पहले तो ये इन लोगों ने डिटेक्ट किया, और उसके बाद किसी एक प्रतिनिधि को अपने रिप्रेजेंटेटिव बना करके अंगद मौर्य जी को भेजा, जो गोरखपुर से हैं, यहाँ किसी काम के लिए आए हैं 2-4 दिन के लिए। वो 50-60 किलोमीटर से चल करके आए मॉल में, फिर वहां मुझे बुलाया। मैं भी बड़ी मुसीबत में कैब करके गया वहां पे, 1 घंटा मुझे भी जाने में लगा। फिर वहां गया तो केक कटिंग हुआ, मतलब इन लोगों ने किया, उसका शायद रिकॉर्डिंग। तो मुझे बहुत मतलब ये मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट भी था। और देखिए, एक टीचर के लिए इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, मतलब कि आपके स्टूडेंट जो पुराने स्टूडेंट्स हैं पहले से, और वो इतने आपसे अटैच्ड हैं कि इतनी आपकी चिंता कर रहे हैं, किसी एक दिन को स्पेशल बनाने, मतलब वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई नहीं भी करते तो चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इतना सोचा, इतने दूर से वो आए। तो बड़ा मुझे मतलब अच्छा भी लगा, और मैं बड़ा इमोशनल भी हो गया कि भाई इस तरह से आप लोगों ने किया, मतलब कई लोग थे वहां पे। मेरी फैमिली में तो सर सब बोल रहे थे तुम लोग इतने एक्साइटमेंट में हो कि राहुल सर लगा पीएम है। तुम लोग इतना एक्साइटमेंट में हो, कितने दिन से मीटिंग कर रहे हो तुम लोग। हाँ, बहुत पहले की सर प्लानिंग रही ऐसा होगी फील तभी। हो रहा है कि किसी प्रधानमंत्री का स्वागत करने वाले हो तुम लोग। देखिए मैम, वही है ना, हमारे लिए तो यही दुनिया है। हम यही 40, 50, 100 लोग, इसी में हम लोग अपने आप को स्पेशल फील करवा रहे हो, तो यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, है ना। हमारी जितनी बड़ी दुनिया है उसी के हम लोग किंग और क्वीन है। अगर हमारा ये पूरा परिवार है तो इसी परिवार के हम लोग किंग और क्वीन है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब आप लोग इतना प्लान करके और इतनी दूर आकर के ये सब कराया आप लोगों ने, तो ये बहुत मतलब बड़ी बात है। क्योंकि
आज के टाइम पे कौन किसको पूछ रहा है, बड़ा प्रैक्टिकल लाइफ, लेकिन बावजूद इसके इतना आप लोगों ने किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे लिए एक अचीवमेंट है ये, मेरे लिए ये एक अचीवमेंट के नाते ही मैं इसको ले रहा हूँ कि मैं इतना जुड़ पाया अपने स्टूडेंट से कि आपने इतना सोचा कि सर के लिए ऐसा करते हैं, वो भी किसी अननोन प्लेस पे। मैं किसी एक जगह रहता तो समझ में आता, लेकिन किसी अननोन प्लेस पे किसी को भेज करके और इस तरह से करवाना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत प्लानिंग इसमें लगी होगी, बहुत इसमें मीटिंग लगा होगा, एग्जीक्यूशन बहुत टफ रहा होगा, फिर भी आप लोगों ने किया, ये आसान चीज नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो गाइस आज के लिए इतना ही। हम फिर कल मिलेंगे। डेली हमारी क्लासेस होगी 10 बजे से 11 तक होता है हमारा क्लास, 10 से 11। तो उस समय फिर हम मिलेंगे कल, तो आगे की बात करेंगे। बहुत कुछ नया हमें सीखना है और बहुत कुछ प्रैक्टिस करना है, तो उसी को लेकर के कल फिर मिलेंगे 10 बजे। और पेपर 2 की भी क्लास होगी, आज तो नहीं हो पाया, कल लूंगा। 7 से 8 वो होता है ना, वो हफ्ते में 4 दिन होता है। इंग्लिश लिटरेचर का जो क्लास है हफ्ते में 4 दिन भी वो मैं लेता हूँ, तो कल से वो भी फिर लूंगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। और सर्टिफिकेट नहीं मिला, हाँ सर्टिफिकेट मैंने दिया हुआ है, वो कल मिल जाएगा। आज तो कुछ उन्होंने भेजा मुझे, रिमेनिंग जितने हैं ना कल सबको मैं भेज दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा या पर्सनली भी भेज दूंगा सभी को। वर्कशॉप वाला जो सर्टिफिकेट है वो कल मिल जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, और कोई डाउट है किन्हीं को तो बता सकते हैं। चलिए ठीक है गाइस, बहुत ख्याल रखिए अपना, बहुत ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। हैव अ गुड डे, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू।